हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेहंगुरी और मैं हाजिर हो गया हूँ क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स या फिर इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स की फसना पक्का है वीडियो के साथ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस वीडियो के बाद आपको किसी भी और सोर्स में जाने की जरूरत नहीं है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर कर रहे होंगे। मेरी बात बहुत अच्छे से सुनिएगा। अगर हम इस चैप्टर की बात करते हैं ना, तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो आप देखेंगे इस चैप्टर से बहुत तरह के क्वेश्चंस आए। इसके हर एक टॉपिक में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। लेकिन घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। गुरु भैया वीडियो के साथ हाजिर हो गए। अराउंड 14-15 क्वेश्चंस हैं, हम उनको पूरा कवर करेंगे और आपका ये चैप्टर पूरा अच्छी तरीके से हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और डिस्क्रिप्शन भी चेक करिएगा, कमेंट बॉक्स भी चेक करिएगा। वहां पर हम आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें डालते रहते हैं। मैं कमेंट पिन कर देता हूं अगर कोई चीज मुझे इंपॉर्टेंट लगती है तो भाई सबसे पहला इसमें हमारा क्वेश्चन निकल कर आता है, एज द डिकेड ऑफ द 80s केम टू अ क्लोज द कंट्री विटनेस 5 डेवलपमेंट्स दैट वर टू मेक अ लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट ऑन आवर पॉलिटिक्स इलेबोरेट। तो भाई देख लेते हैं कि 1980s के समय में ऐसी क्या चीजें हुई जहां पर हम बात कर रहे हैं, कौन से मेजर 5 डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, इस चैप्टर की खासियत मैं आपको और बता देता हूं कि देखिए, अगर हम बात करते हैं इस चैप्टर की तो रिसेंट डेवलपमेंट्स की बात कर रहा है। तो भाई रिसेंट डेवलपमेंट्स तो बहुत सारे होते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में चाहे तो आप इसका आंसर मन से भी लिख सकते हैं, उन टॉपिक पर भी बात कर सकते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। आप चेक करिएगा सैंपल पेपर, वहां पर ऊपर साफ साफ लिखा गया है कि अगर स्टूडेंट के पॉइंट सही हैं तो मार्क्स नहीं कट सकते। तो इस चैप्टर में ये एक अच्छी चीज है कि इसमें मन से आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, क्योंकि नई नई चीजें तो पॉलिटिक्स में होती रहती हैं। तो देखिए, इसके आंसर की हम बात करते हैं तो 5 बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए हमारे 1980s में। सबसे पहला है भाई, 1989 में कांग्रेस की डिफीट हो गई थी, कांग्रेस हार गई थी। तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट का कहना था कि भाई कहीं ना कहीं अब ये कांग्रेस सिस्टम अब खत्म हो रहा है, ये उसका एंड आ चुका है। मैं आपके लिए आंसर शॉर्ट में लेकर आता हूं, क्योंकि फसना पक्का है सीरीज है। इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही आ चुकी है, जहां पर लाइन बाय लाइन मैंने आपको एनसीईआरटी समझाई है। तो बोर्ड में जितने मार्क्स का क्वेश्चन आए उस हिसाब से आप इसका आंसर फ्रेम कर रहे होंगे, ये चीज याद रखिएगा। इसका सेकंड डेवलपमेंट हुआ भाई मंडल इशू। इसके बारे में भी हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले। तो याद रखिए, मंडल इशू एक नया टॉपिक हमारे सामने आ रहा था, जिसके बाद हमारे इंडिया में अलग अलग पार्ट्स में एंटी मंडल वायलेंट प्रोटेस्ट भी देखने को मिल रहे थे। मंडल इशू क्या आ गया अभी हम देखते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पर एक और आता है कि भाई उस समय की जितनी गवर्नमेंट्स फॉर्म हो रही थी ना, अब वो जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है उसको पूरी तरीके से चेंज कर रही थी। अब हमें एक चेंज देखने को मिल रहा था। अब हम भाई न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तरफ जा रहे थे, जिसको हम स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम भी बोलते हैं। तो पूरा इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर था इंडिया का, वो हमें चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा था। इसके बाद भाई डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद इन दिसंबर 1992, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये भी हमें देखने को मिला, डिमोलिशन हुआ। साथ ही साथ बीजेपी का राइज हमें देखने को मिला और हिंदुत्व पॉलिसी भी हमें देखने को मिली। हिंदुत्व पॉलिसी भी आगे देखेंगे, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। और फाइनली फिफ्थ एक डेवलपमेंट क्या हुआ भाई, राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई मई 1991 में। भाई कांग्रेस पार्टी के उस समय के मेन लीडर थे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी में लीडरशिप में हमें चेंज देखने को मिले। इनको असैसिनेट किसने किया था भाई, एस श्रीलंकन तमिल ने किया था, जो एलटीटी से लिंक्ड थे। इसके बारे में हमने पुराने चैप्टरों में पढ़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इलेक्शंस ऑफ 1989। भाई 1989 के इलेक्शन के बारे में शॉर्ट नोट लिखिए। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, द डिफीट ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन 1989 मार्क द एंड ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस ओवर द इंडियन पार्टी सिस्टम। कोई भी आपको 1989 रिलेटेड क्वेश्चन जाए इलेक्शन रिलेटेड, तो आप यही आंसर लिखेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए, अगर हम 1989 के इलेक्शंस की बात करते, मैंने आपको बताया कांग्रेस की डिफीट हो गई थी, कांग्रेस की हार हो गई थी। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं था कि कोई और पार्टी है जिसको मेजोरिटी मिली है। ना कांग्रेस को मेजोरिटी मिली थी, ना किसी और पार्टी को मेजोरिटी मिली थी। तो कांग्रेस ने बोला भाई कोलिजन वगैरह गवर्नमेंट हम नहीं बनाएंगे, हम अपोजिशन में बैठेंगे। तो कांग्रेस तो अपोजिशन में चले गई। अब उस समय नेशनल फ्रंट था, नेशनल फ्रंट अलायंस था। किसका अलायंस था, जनता दल हो गया और कुछ अदर रीजनल पार्टीज थी, उनका अलायंस था। तो नेशनल फ्रंट को भाई दो अपोजिट पॉलिटिकल ग्रुप्स का सपोर्ट मिला, बिल्कुल वो अपोजिट थे। एक हमारा हो गया बीजेपी और एक हो गया हमारा लेफ्ट फ्रंट। इनने सपोर्ट किया भाई हमारी नेशनल फ्रंट को, और नेशनल फ्रंट की कोलिजन गवर्नमेंट हमें देखने को मिली। लेकिन बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट ने बोला था कि हम गवर्नमेंट ज्वाइन नहीं करेंगे। गवर्नमेंट ज्वाइन ना करने का मतलब ये होता है कि भाई हम आपको मेजोरिटी तो दे देंगे, लेकिन आपके जो मिनिस्टर वगैरह बनेंगे, जो आपकी गवर्नमेंट के मेन मेन कैबिनेट वगैरह बनेंगे, वहां पर हमारी पार्टी के मेंबर नहीं होंगे। तो आप इसको एक आउटसाइड सपोर्ट बोल सकते हैं। इसके बाद विद द इलेक्शंस ऑफ 1989 अ लॉन्ग फेज ऑफ कोलिजन पॉलिटिक्स बिगिन इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लॉन्ग आंसर में आता है, बहुत सालों में आप देखेंगे ये क्वेश्चन आया हुआ है। कोलिजन गवर्नमेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे सामने आ जाता है। तो देखिए भाई,
अगर हम 1989 इलेक्शन की बात करते हैं, अभी मैंने आपको पूरा बताया कि कांग्रेस हार गई थी और नेशनल फ्रंट की कोलिजन गवर्नमेंट आ गई थी। कोलिजन गवर्नमेंट की हमने बात करी। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं ना, तो अगर हम 90s की बात करते हैं तो हमने देखा कि भाई बहुत पावरफुल पार्टीज और मूवमेंट हमें देखने को मिल रहे थे जो दलित और बैकवर्ड कास्ट को प्रमोट कर रहे थे। तो भाई इनका बहुत बड़ा रोल था, जिसके कारण 1996 में हमें यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट देखने को मिली। आगे अभी हम क्वेश्चंस में इसको और डिटेल में देखेंगे। अब वापस थोड़ा पीछे आते हैं। अगर हम 1989 की बात करते हैं तो भाई बीजेपी और लेफ्ट दोनों ने किसको सपोर्ट किया था? नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था, क्योंकि इनका कहना था कि भाई कांग्रेस पावर में नहीं आना चाहिए। उस समय कांग्रेस का डोमिनेंस हमें देखने को मिलता था। इसके बाद 1996 की अगर हम बात करते हैं तो लेफ्ट ने भाई कंटिन्यू किया किसको सपोर्ट करना? नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट को। लेकिन अब हमें यहाँ पर एक और चीज देखने को मिलती है कि अब कांग्रेस भी उनको सपोर्ट करने लग रही थी। कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया, तो इससे क्या हुआ भाई? कांग्रेस और लेफ्ट अब सेम पार्टीज को सपोर्ट कर रहे थे। जहां पहले दोनों अपोजिट अपोजिट में थे, अब सेम पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे। इसका रीजन क्या था? अब बीजेपी को बाहर रखना है। पहले कांग्रेस को बाहर रखने के लिए रणनीतियां बन रही थी, अब बीजेपी को बाहर रखने के लिए रणनीतियां बन रही थी। इसके बाद इन लोग ज्यादा सक्सेसफुल तो नहीं हो पाए भाई। बीजेपी ने अपनी पूरी पावर दिखाई 1991 और 1996 के इलेक्शन में। साथ ही साथ भाई 1996 में लार्जेस्ट पार्टी बनकर आई इलेक्शन में, और इसको इन्वाइट किया गया कि भाई अपनी गवर्नमेंट बना लीजिए। लेकिन बहुत सारी ऐसी पार्टी थी भाई जिनको बीजेपी की आइडियोलॉजी वाली पसंद नहीं आती थी, इनको गवर्नमेंट में नहीं देखना चाहते थे, तो बीजेपी को मेजोरिटी नहीं मिल पाई लोकसभा में। लेकिन इसके बाद क्या हुआ भाई? फाइनली बीजेपी की भी हमें कोलिजन गवर्नमेंट देखने को मिली। एक थी भाई मई 1998 से जून 99 तक, इसको आप एनडीए 1 बोलते हैं। आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं इसलिए मैं बता रहा हूं। इसके बाद ये री इलेक्ट हुई 1999 में, इसको हम एनडीए 2 बोलते हैं। 1999 में जब ये री इलेक्ट हुई थी तो पूरे 5 साल का टर्म बीजेपी अपने एनडीए ने कंप्लीट किया था। फिर भाई 1989 से हम देखते हैं ना, तो इंडिया में 11 गवर्नमेंट सेंटर में आ चुकी हैं, और वो 11 गवर्नमेंट्स भाई या तो कोलिजन गवर्नमेंट रही है या माइनॉरिटी गवर्नमेंट रही है, जिनको बाकी पार्टियों ने सपोर्ट किया है, बाहर से आउटसाइड सपोर्ट इनको मिला है। तो ये हमें देखने को मिलता है। अब नीचे कुछ डेटा दिया हुआ है, ये डेटा आप देख लीजिएगा, ऊपर मैंने वही एक्सप्लेन किया है कि अब हमें देखने को मिलता है नए फेज में कि भाई कोई भी गवर्नमेंट जब भी फॉर्म हो पाती है जब उसको सपोर्ट मिलता है किसी रीजनल पार्टी का। जैसे यहाँ दिया हुआ है नेशनल फ्रंट का एग्जाम्पल दिया हुआ है, यूनाइटेड फ्रंट का एग्जाम्पल दिया हुआ है, एनडीए का एग्जाम्पल दिया हुआ है, पूरे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। लेकिन ये कोलिजन गवर्नमेंट का एंड कब हुआ, चेंज हमें कब देखने को मिला? 2014 में। अब इसको हम बोलते हैं एनडीए 3, वो हम आगे पढ़ेंगे जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई। इसके बाद भाई ये मैंने सीधा पेज डाल दिया, अगर आप कंफ्यूजन होता है, डेट्स इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर की डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप देख लीजिएगा कि भाई कब हमें सेंट्रल गवर्नमेंट 1989 के बाद देखने को मिल रही है। डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर की, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मंडल कमीशन हेल्प्ड इन शेपिंग द पॉलिटिक्स ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। आपको मंडल कमीशन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, आप यही आंसर लिखेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। मैंने शॉर्ट में आपको पूरा मंडल कमीशन यहां पर समझा दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे बोलते हैं टॉपिक डिलीट हो गया है, बिल्कुल गलत, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, डिलीट नहीं हुआ है। तो देखिए भाई हमें देखने को क्या मिलता है, अगर सबसे पहले हम अदर बैकवर्ड क्लासेस की बात करते हैं तो ये वो कम्युनिटीज हैं जो एसटी और एससी के अलावा हैं, लेकिन ये भी बैकवर्ड है ना, इनको भी भाई एजुकेशनल और सोशल बैकवर्डनेस सामना करना पड़ता है। ठीक है, इनको हम बैकवर्ड कास्ट भी बोलते हैं, याद रखिएगा। तो हुआ क्या भाई, जब जनता पार्टी गवर्नमेंट थी 1977 से 79 के बीच में, तो उस समय हमें बहुत ज्यादा क्या देखने को मिला था? डिमांड। किस चीज का डिमांड? कि भाई जो ये बैकवर्ड कास्ट है, मतलब हमारी ओबीसी है, इनके लिए रिजर्वेशन, ये बोला जा रहा था। तो उस समय जो भाई बिहार के सीएम थे, बिहार के सीएम कौन थे? कर्पूरी ठाकुर। मैप के लिए भी इंपॉर्टेंट है, डेटा याद रखिएगा, मैप की वीडियो में जल्द से जल्द आपके लिए डालता हूं। तो भाई जो कर्पूरी ठाकुर थे वो इस समय बहुत इस चीज को सपोर्ट कर रहे थे। उनकी जो गवर्नमेंट थी वो नई पॉलिसी लेकर आई थी बिहार में, भाई क्या लेकर आ गई थी? ओबीसी के लिए रिजर्वेशन लेकर आ गई थी। इसी को फॉलो करते हुए भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कमीशन बनाई 1978 में, जिसको बोला गया आप पूरे मैटर को देखिए कि भाई कैसे क्या प्रॉब्लम है ओबीसी वगैरह की और हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये जो कमीशन थी भाई, इसको ऑफिशियली बोला जाता है सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, याद रखिएगा। लेकिन पॉपुलरली इसको हम क्या बोलते हैं? मंडल कमीशन। तो हो सकता है मंडल कमीशन के लिए क्वेश्चन में सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन लिखा हो, तो कंफ्यूज मत होइएगा। मंडल कमीशन इसलिए बोलते हैं भाई क्योंकि जो चेयरपर्सन थे इसके, उनका नाम बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल था, तो उनके नाम पर इस कमीशन को मंडल कमीशन बोला गया। भाई कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी 1980 में, लेकिन जब तक तो जनता गवर्नमेंट फॉल हो चुकी थी, डिसॉल्व हो चुकी थी। उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि भाई इसने रिकमेंडेशन क्या दी कि 20% हमें रिजर्वेशन देना चाहिए एजुकेशन में, साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब्स में इन ग्रुप को। ये इसकी रिकमेंडेशन थी। और यहीं पर ये नहीं रुका, इसने एक और चीज बोली भाई, और रिकमेंडेशन ये आई कि लैंड रिफॉर्म भी होना चाहिए, साथ ही साथ ओबीसी की जो कंडीशन है उनको भी इंप्रूव करना चाहिए।
सिर्फ रिजर्वेशन से काम नहीं चलेगा। इसके बाद अगस्त 1990 में क्या हुआ भाई, उस समय नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट थी, तो उनने डिसाइड किया कि भाई पूरे रिकमेंडेशन तो नहीं, लेकिन जो रिजर्वेशन वाला है उसको हम इंप्लीमेंट कर देंगे। उनने बोला भाई ओबीसी का जो जॉब्स वगैरह होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की और जो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग से, मतलब जो भी ऐसे जॉब्स वगैरह हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर में आएंगी, वहां पर हम रिजर्वेशन लेकर आ जाएंगे। तो भाई इन्हें रिजर्वेशन वाला रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट कर दिया। इसके बाद बहुत ज्यादा हमें एजिटेशन, वायलेंट प्रोटेस्ट देखने को मिले, सब चीजों को पसंद नहीं आ रही थी। नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा ये चीज हमें देखने को मिली। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में भी इसको डाला गया, चैलेंज किया गया। इसको हम इंदिरा साहनी केस भी बोलते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या हुआ, नवंबर 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गवर्नमेंट का डिसीजन एकदम सही है। तो उस समय तो बहुत हमें वायलेंस वगैरह देखने को मिला, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके जितनी भी पार्टीज वगैरह आई, उन्हें रिजर्वेशन की पॉलिसीज को सपोर्ट किया है, इसलिए हमें आज भी रिजर्वेशन देखने को मिलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, 1980s आल्सो सॉ द राइज ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दलित्स। ये क्वेश्चन मुझे बोर्ड एग्जाम में आया था कि भाई आप बताइए कि उस समय क्या पॉलिटिक्स में हमें दलित ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई 1978 में हमें बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी क्लासेस एम्प्लॉइज फेडरेशन देखने को मिला। ये मेनली किसको फेवर करता था भाई, जो बहुजन से, मतलब हमारे जितने भी माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनको पॉलिटिकल पावर्स मिलना चाहिए। इसी के चलते हुए भाई और भी चीजें फॉर्म हुई, जैसे कि दलित शोषित समाज संघर्ष समिति हमें देखने को मिली, फिर बहुजन समाज पार्टी हमें देखने को मिली। किसके लीडरशिप में ये थी, कांशीराम के लीडरशिप में थी, याद रखिएगा। यार अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे भैया का एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आ रहा है, चैप्टर डिफिकल्ट है, मतलब आपको भाई एनसीईआरटी रीड करने की जरूरत है, तो या तो आप हमारे नोट्स पढ़ लीजिएगा टेलीग्राम से डाउनलोड करके, या फिर मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी बनाई हुई हैं, वो आप देख सकते हो, उसमें लाइन बाय लाइन मैंने आपको एनसीईआरटी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो देखिए भाई, अगर हम बीएसपी की बात करते हैं, मतलब बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं, तो जब ये छोटी पार्टी थी ना, तो मेनली इसको दलित वोटर्स का सपोर्ट मिलता था पंजाब, हरियाणा, यूपी में। लेकिन 1989 में 1991 के इलेक्शंस में उत्तर प्रदेश में इसको बहुत बड़ी सक्सेस मिली। इंडिपेंडेंस का ये पहली बार था कि कोई ऐसी पार्टी जिसको मेन सपोर्ट दलित वोटर्स का मिल रहा है, उसने इतनी बड़ी एक सक्सेस हासिल करी हो। उसके बाद से भाई बीएसपी बढ़ती जा रही है, अब एक बड़ी पार्टी बनकर हमारे सामने आ रही है। और ऐसा नहीं है अब एक बार सक्सेस मिली, एक से कई ज्यादा बार सक्सेस में बीएसपी की देखने को मिली है ना, इसलिए गवर्नमेंट फॉर्म करी हुई है। इट हैज बीन इन गवर्नमेंट ऑन मोर देन वन ओकेजन। भाई स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट आज भी दलित वोटर्स का आता है, लेकिन अब बाकी और भी ग्रुप्स इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, ये हमें देखने को मिलता है। और बहुत सारे इंडिया के पार्ट्स में हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो दलित पॉलिटिक्स है, ओबीसी पॉलिटिक्स है, वो डेवलप हो रहा है, इंडिपेंडेंटली डेवलप हो रहा है, और इनके बीच में कॉम्पिटिशन भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि अलग अलग पार्टी से दलित रिलेटेड या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है तो सब हर बार साथ में काम करेंगे। कई बार एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स भी वो हमें देखने को मिल जाते हैं। ये चीज आप याद रखिएगा, है ना, कि इनके बीच में ही कॉम्पिटिशन भी आ जाता है। इसका अगला क्वेश्चन आता है, हाउ बीजेपी वाज इमर्ज्ड एंड एक्सप्लेन हिंदुत्व। बीजेपी वाला क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हिंदुत्व वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों को साथ में समझना जरूरी है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो जनता पार्टी थी ना, जनता पार्टी को किसने ज्वाइन किया था भाई, जो जनसंघ, भारतीय जनसंघ था, उनके मेंबर ने ही उसको ज्वाइन कर लिया था। लेकिन बाद में जब जनता पार्टी का ब्रेकअप हुआ, वो पार्टी टूट गई, तो जो पहले के जनसंघ के सपोर्टर थे, अब उन्हें खुद की नई पार्टी बनाई, वो थी भारतीय जनता पार्टी। 1980 में, डेट इंपॉर्टेंट है। इनिशियली जो बीजेपी थी भाई, वो गांधीयन सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती थी ना, उस पर उसको फॉलो करती थी। लेकिन इतनी सक्सेस बीजेपी को नहीं मिली, ना कि 1980 के इलेक्शन में मिली, ना ही 1984 के इलेक्शन में मिली। तो अब भाई बीजेपी एक नई पॉलिटिक्स को अपनाने लगी 1986 के बाद, जो थी हिंदुत्व की पॉलिसी, जिसमें ये हिंदूज को इकट्ठा करने लगे। तो भाई हिंदुत्व पॉलिसी की अगर बात करते हैं, तो हिंदुत्व का लिटरल मीनिंग होता है हिंदूनेस। इसको डिफाइन किया है इसी के ओरिजिनेटर ने। कौन है इसके ओरिजिनेटर, याद रखिएगा, वीडी सावरकर, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। इनने भाई इसको बेसिस बताया है इंडियन नेशनहुड का। अब इसको अच्छे से समझिए भाई, इनका बेसिकली ये कहना है कि इंडिया नेशन के जितने भी मेंबर्स हैं, उनको इंडिया को सिर्फ पितृभू, मतलब सिर्फ फादरलैंड के रूप में नहीं देखना चाहिए, हमारा होली लैंड, पुण्य भू के रूप में भी देखना चाहिए। इनका कहना है कि भाई जितने भी इनका भी और जितने भी हिंदुत्व के बिलीवर्स हैं मेनली, उनका ये कहना है कि भाई स्ट्रॉन्ग नेशन तभी हम बिल्ड कर सकते हैं जब पूरे एक नेशन, जो हमारा पूरा नेशन है, उसका यूनाइटेड और स्ट्रॉन्ग कल्चर हो। ऐसा ना हो कि हमारा इंडिया है तो अलग अलग कल्चर हैं, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वो नहीं है। एक यूनाइटेड और स्ट्रॉन्ग कल्चर की यहाँ पर बात करी गई है। इनका ये कहना है कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में जो हिंदू कल्चर है वो अपने आप काफी है भाई, हमारे इंडिया के जो नेशन है उसको एक स्ट्रॉन्ग कल्चर देने का। मतलब ये हिंदू कल्चर को प्रमोट करते हैं, उनका कहना है वो अपने आप में सफिशियंट है एक स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड नेशन कल्चर बनाने के लिए। तो ये हमारा हिंदुत्व का पूरा पॉलिसी आ जाता है मेनली। मतलब आप लिख सकते हैं कि हिंदू कल्चर को ये प्रमोट करते हैं। इनका कहना है कि एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाकर हमको दे सकता है। फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन शाह बानो केस ऑफ 1985। अब मेरी बात बहुत अच्छे से सुनिएगा,
या तो आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा, या क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार इस तरीके से आता है कि कोई दो डेवलपमेंट ऐसे हुए थे 1986 के अराउंड जिसने भाई बिकेम सेंट्रल टू द पॉलिटिक्स ऑफ बीजेपी एज अ हिंदुत्व पार्टी। मतलब कहीं ना कहीं उसने बीजेपी को ग्रो करने में मदद किया था। जो बीजेपी की हिंदुत्व पार्टी है उसका सेंट्रल ये बन गए थे, याद रखिएगा। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है तो पहला डेवलपमेंट आपको क्या लिखना है, शाहबानो केस लिखना है। और दूसरा डेवलपमेंट इस क्वेश्चन के बाद हम देख रहे होंगे। शाहबानो आपको डायरेक्ट आ जाए तो डायरेक्ट आंसर लिखिएगा, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो वहां पर कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखिए शाहबानो की बात करते हैं ना, तो 62 ईयर ओल्ड के डाइवोर्स मुस्लिम विमेन थी जिनने भाई एक केस फाइल किया था कि उन्हें अपने जो उनके पुराने हस्बैंड है, अब जिससे उनका तलाक हो चुका है, उनसे मेंटेनेंस चाहिए, मतलब पैसा वगैरह चाहिए कि भाई आपने तलाक किया तो आप हमारे इंडिया के लॉस वगैरह इससे रिलेटेड चलते हैं ना, आपको सबको पता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उन्हें इन्हीं के फेवर में रूल किया था कि जी बिल्कुल आपने सही बात बोली। लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम है, मतलब बिल्कुल कट्टर मुस्लिम आप बोल सकते हैं, ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है बिल्कुल कट्टर हार्डकोर जो मुस्लिम्स है, उनका कहना था कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है ये हमारे जो मुस्लिम का पर्सनल लॉ है उसके साथ इंटरफेरेंस है, आप हमारे लॉस के साथ इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो भाई जो मुस्लिम लीडर्स थे उन्होंने बहुत डिमांड किया। तो उस समय की जो गवर्नमेंट थी ना भाई हमारी कांग्रेस की, उसने मुस्लिम विमेन एक्ट पास किया 1986 में, जिसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था वो नलीफाइड हो गया, खत्म हो गया, एंड हो गया। तो भाई जो ये एक्शन था गवर्नमेंट का, इसको विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन ने, मुस्लिम ग्रुप्स ने बहुत सारे, साथ ही साथ जितने भी इंटेलेक्चुअल्स थे और बीजेपी ने बहुत क्रिटिसाइज किया। उनका कहना था कि कांग्रेस गवर्नमेंट का एक वर्स्ट डिसीजन है। इसको हम बोलते हैं शाहबानो केस ऑफ 1985। ये था फर्स्ट डेवलपमेंट जिसने बीजेपी को थोड़ा सा मदद किया राइज करने में। फिर दूसरा डेवलपमेंट कौन सा आता है, राइट अ शॉर्ट नोट, अयोध्या डिस्प्यूट। अयोध्या डिस्प्यूट हमारा सेकंड आ जाता है। मेनली जो फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डिसीजन था वो हमारा सेकंड डेवलपमेंट है। वो क्या है भाई, उनने 1986 में फरवरी में बोला कि जो बाबरी मस्जिद है उसके प्रेमिसेस अनलॉक कर देना चाहिए, जिससे जो हिंदू लोग हैं वो आके अपनी प्रेयर्स ऑफर कर सके जो उसको अपना टेंपल कंसीडर करते थे। तो देखिए क्या है, अगर हम बाबरी मस्जिद की बात करते हैं ना, तो ये इसमें सिंपल सा यह अयोध्या में ये एक हमें मॉस्क देखने को मिल जाता है जो कि भाई मीर बाकी ने बनाया था, जो मुगल एम्परर बाबर के जनरल थे। ये बिल्कुल आप याद रखिएगा, बहुत ही डिस्प्यूटेड ये हमें एक एरिया देखने को मिलता है। सम हिंदूज का ये मानना था भाई कि जो लॉर्ड राम का टेंपल है, श्री राम का टेंपल है, उसको डिमोलिश करके ये मॉस्क को यहाँ पर बनाया गया, बाबरी मस्जिद को बनाया गया। और अयोध्या भाई राम जी की बर्थ प्लेस मानी जाती है, तो इसको रिलेटेड डिस्प्यूट हमें देखने को मिल रहे थे। सम हिंदूज बिलीव दैट इट वाज बिल्ट आफ्टर डिमोलिशिंग अ टेंपल फॉर लॉर्ड राम इन व्हाट इज बिलीव्ड टू बी द बर्थ प्लेस। फिर लेट 1940s में हमें क्या देखने को मिलता है, जो मॉस्क था उसको लॉक कर दिया गया क्योंकि ये पूरे जो भी चीजें चल रही थी कोर्ट तक पहुंचा दी गई थी। इसके बाद हमें क्या देखने को मिला, जब धीरे से बाद में जाकर बाबरी मस्जिद को फिर से ओपन किया गया तो दोनों हिंदू मुस्लिम साइड में लोग इकट्ठा होने चालू हो गए। बीजेपी ने पब्लिक सपोर्ट जनरेट करने के लिए एक और काम क्या किया, एक मैसिव मार्च निकाला जिसको रथ यात्रा बोलते हैं, सोमनाथ से जो कि गुजरात में अयोध्या तक गई थी, जो कि यूपी में, सोमनाथ इन गुजरात टू अयोध्या इन यूपी, याद रखिएगा। फिर इसके बाद एक और बहुत बड़ी घटना हमें देखने को मिलती है भाई 1992 6 दिसंबर को, कि पूरे इंडिया से थाउजेंड्स ऑफ पीपल इकट्ठा हुए, अयोध्या की तरफ गए और जो मॉस्क था उसको डिमोलिश कर दिया। ये हुआ भाई। इसके बाद हिंदू मुस्लिम के दंगे पूरी कंट्री में हमें देखने को मिल रहे थे। इसके बाद भाई अगर हम और आगे आ जाते हैं, 2020 में आ जाते हैं, आपकी बुक में भले ही नहीं दिया लेकिन आप लिख सकते हैं। 5 फरवरी 2020 क्या हुआ भाई, इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने एक ट्रस्ट की अनाउंसमेंट करी जो थी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, जिसका मेनली काम क्या था कि भाई आप राम जी का जो टेंपल है उसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। कोर्ट में जब ये बात चली तो बाद में ये देखने को मिला जी कि एएसआई के हमारे जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके बाद में जब एविडेंसेस निकाले गए तो जी हाँ वहां ये सामने आया कि जो मस्जिद बना है वो टेंपल को तोड़कर बनाया गया, उसी के ऊपर जो टेंपल का एरिया वहां पर बनाया गया। तो ये हमें वहां पर देखने को मिला। तो उसके बाद यही बोला गया कि भाई ये बनाया गया ट्रस्ट और बोला गया कि आप राम टेंपल फिर से रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। और साथ ही साथ धनीपुर, वो भी अयोध्या में एरिया है, वो जो एरिया का लैंड है वहां का लैंड दे दिया गया मुस्लिम्स को कि जो मॉस्क डिमोलिश किया गया आप उसको वहां पर फिर से रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता था, इवेंट्स एट अयोध्या लेड टू द सीरीज ऑफ अदर डेवलपमेंट्स एज वेल। तो ये नहीं है कि भाई सिर्फ डिमोलिश वगैरह का हुआ, और भी हमें डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहे थे अयोध्या डिस्प्यूट के कारण। एक था भाई जो वहां की स्टेट गवर्नमेंट थी उस समय बीजेपी की, उसको डिसमिस कर दिया सेंटर ने। साथ ही साथ इंडिया की जितनी भी स्टेट में बीजेपी पावर में थी वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश के सीएम थे, अयोध्या हमारा उत्तर प्रदेश में आता है, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भाई केस आया कि उनने कहा था कि वो अच्छे से देखेंगे कि भाई जो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है उसको वो प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन वो तो डिमोलिश हो गया, वहां पर हमें दंगे वगैरह देखने को मिले, तो उनके खिलाफ केस हुआ। बीजेपी ने ऑफिशियली रिग्रेट एक्सप्रेस किया कि भाई जो अयोध्या में हुआ वो सही नहीं था।
सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमीशन एस्टेब्लिश करी जिसका काम था ये पूरा देखें कैसे क्या सर्कमस्टेंसेस थे जिसकी वजह से मॉस्क का डिमोलिशन हमें देखने को मिला। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी ने ये डिमोलिशन को कंडेम भी किया कि भाई जो डिमोलिशन हुआ है बिल्कुल भी सही नहीं था, और बोला कि हमारे सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल के खिलाफ था। और बहुत सारी सेकुलरिज्म खिलाफ हमें डिबेट इंडिया में देखने को मिली कि भाई इंडिया को सेकुलर कंट्री बोला जाता है, लेकिन क्या सच में ऐसा कुछ है? क्योंकि जो ये वहां के सिनेरियोस उस समय बने थे वो तो पूरी अलग ही एक चीजें हमें बता रहे थे, एक अलग कहानी हमको बता रहे थे। तो खौफ भी था लोगों के मन में और सेकुलरिज्म का सवाल भी उठ रहे थे। फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गुजरात राइट्स ऑफ 2002, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ज्यादातर आपको 4 मार्क्स में देखने को मिलेगा। तो फरवरी मार्च 2002 में लार्ज स्केल वायलेंस हमें देखने को मिला मुस्लिमों के खिलाफ गुजरात में। इसका एक इमीडिएट रीजन बोला जाता है भाई, एक जो हमारा गोधरा नाम का स्टेशन है वहां पर एक इंसिडेंट हुआ था। अयोध्या से एक भाई ट्रेन रिटर्न कर रही थी जिसमें एक बोगी थी पूरी कार्य सेवक से, जिसको भाई आग लगा दिया गया था। तो इसमें 57 लोग मर गए थे फायर के कारण। ये अयोध्या से लौट रही थी ना, कार्य सेवक लोगों की एक बोगी में सीधे सीधे आग लगा दी गई थी। तो यहाँ पर भाई मुस्लिम का हाथ इसमें माना गया था कि भाई उन्हीं लोगों ने यहाँ पर फायर किया है, बोगी में आग लगाई है। तो एक लार्ज स्केल वायलेंस हमें मुस्लिम लोगों के खिलाफ देखने को मिला गुजरात के बहुत सारे पार्ट में अगले ही दिन से। ये जो भाई वायलेंस था ये पूरे महीने भर तक चलता रहा। इसमें भाई लगभग 1100 लोगों की मौत हुई जिसमें मोस्टली मुस्लिम्स थे। मतलब आप समझ सकते हैं कितने बड़े लेवल पर एक वायलेंस हमें देखने को मिला था। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने गुजरात गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था कि भाई आप फेल हो गए, आप वायलेंस कंट्रोल नहीं कर पाए, विक्टिम्स को रिलीफ नहीं कर पाए, और जो लोग इस वायलेंस के मेन रीजन थे उनको भी आप पनिश नहीं कर पाए। इसके बाद जो हमारी इलेक्शन कमीशन थी इंडिया ने, तो उस समय जो असेंबली इलेक्शन होने वाले थे उसको भी पोस्टपोन करना पड़ गया था। तो ये हमारा भाई गुजरात के राइट्स कहा जाता है। The political processes that are unfolding around after the 1990s shows the emergence of broadly 4 groups of party mentioned there. बहुत छोटा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स वगैरह में आपको देखने को मिलेगा कि 4 कौन से ग्रुप्स ऑफ पार्टीज हमें देखने को मिलती है। तो पहली है भाई वो पार्टी जो कांग्रेस के साथ कोलिजन में है, दूसरी है जो बीजेपी के साथ अलायंस में है, तीसरी है लेफ्ट फ्रंट की पार्टीज, और चौथी आ जाती है वो पार्टीज जो इन तीनों उसका हिस्सा नहीं है। ये याद रखिएगा, शॉर्ट में आपको देखने को मिलेगा। फिर in the midst of severe competition and many conflict in 1989, a consensus appeared to have emerged among most party. हम देख रहे हैं भाई इतना सीवियर कंपटीशन हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी 1989 के बाद कुछ ऐसे पॉइंट्स है जहां पर सारी ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज अग्री कर देती हैं। तो वो पॉइंट्स अब हम देख लेते हैं। पहला है भाई मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी अब जो नई इकोनॉमिक पॉलिसीज है उनको सपोर्ट करती हैं। दूसरा आता है भाई कि जो बैकवर्ड कास्ट के पॉलिटिकल और सोशल क्लेम्स हैं उनको भी एक्सेप्टेंस मिला है। सारी ज्यादातर पार्टी बोलती है हाँ भाई उनको रिजर्वेशन वगैरह देने की जरूरत है क्योंकि वो बैकवर्ड हैं अभी और उनको जरूरत है चीजों की। साथ ही साथ भाई जो स्टेट लेवल पार्टीज हैं उनकी भी अब इंपॉर्टेंस समझी जा रही है और गवर्नेंस में उनका रोल भी समझा जा रहा है। पहले एक हमें बहुत अंतर देखने को मिलता था नेशनल लेवल पार्टी और स्टेट लेवल पार्टी में, लेकिन अब स्टेट लेवल पार्टी को भी उसी लेवल की रिस्पेक्ट मिलती है और उनका भी बहुत बड़ा रोल है गवर्नमेंट फॉर्मेशन में। साथ ही साथ भाई प्रैग्मेटिक कंसिडरेशन, पहले होता था कि पार्टीज की आइडियोलॉजीज होती थी वो उससे एक कदम भी आजू बाजू नहीं देखते थे, लेकिन अब चीजें चेंज हो रही हैं। अब पार्टीज देखती हैं कि इस समय की डिमांड क्या है और उस हिसाब से अपनी आइडियोलॉजी वगैरह भी चेंज कर लेती हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि वही पार्टी कोलिजन में आएंगी जिनकी आइडियोलॉजी वगैरह बहुत सेम है। अब ऐसा बहुत कम हो गया है। अब प्रैग्मेटिक अप्रोच हमें देखने को मिलती है, एक रैशनल अप्रोच हमें देखने को मिलती है। तो भाई ये सारे चेंजेस हैं जो बहुत बड़े चेंजेस हमारे इंडिया में लेकर आ रहे हैं और हमें नए तरीके के डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबका साथ सबका विकास। NDA 3 government started several socio-economic welfare schemes to make development and governance accessible to the masses. आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पर बात करी जा रही है डेवलपमेंट की, गवर्नेंस की, अभी रिसेंट समय की, जहां पर हमारी NDA की बीजेपी गवर्नमेंट की बात करी जा रही है, तो आप यही आंसर लिखेंगे, याद रखिए। इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस याद रखिए। हमें बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम्स देखने को मिल रही हैं जो मेनली बोला जा रहा है कि इंडिया के हम कोने कोने तक पहुंचाएंगे। वो कौन से नाम याद रखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना हो गई, स्वच्छ भारत अभियान हो गया, जनधन योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना हो गया, किसान फसल बीमा योजना हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया, आयुष्मान भारत योजना हो गया, एक्सेट्रा हो गया। इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। मेनली भाई हमारी एनडीए गवर्नमेंट को उसमें है जिनका ये कहना है कि हर एक कॉमन मैन के घर तक भाई अब स्कीम वगैरह जाएंगी, अब वो भी डेवलप करेंगे, कोई भी बैकवर्ड नहीं रहेगा। अब ये बात करी जा रही है। मेनली रूरल हाउस होल्ड को टारगेट किया जाता है, मेनली विमेन को टारगेट किया जाता है। बोला जाता है कि भाई जो हमारे रूरल एरियाज हैं, विमेन हैं, इनको बहुत फायदा मिलना चाहिए। जितने भी पुअर सेक्शन हमारा है उनको अपलिफ्ट करने की बात अब यहाँ पर करी जा रही है। इसके बाद भाई एनडीए 1, 2, 3, 4 की बात कर लेते हैं। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और 3, 4 तो हमारा नया एडिट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज बता देता हूं, जितना मैंने नोटिस किया है एडिट टॉपिक से बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है, सीधे नोट लिखने को आ जाता है, बीच के पैराग्राफ से कुछ पूछ लिया जाता है। तो एडिट टॉपिक्स में आपको घबराने की जरूरत नहीं है,
चैनल पर कंबाइंड वीडियो पहले भी आ चुकी है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, आप वो देख सकते हो, उसमें सारे एडिट टॉपिक्स मैंने समझा दिए। तो देखिए भाई, अगर हम एनडीए 1 की बात करते हैं तो वो हमें कब देखने को मिलती है, मई 1998 से जून 1999 तक। एनडीए 2 कब हमें देखने को मिलती है, जब वो री इलेक्ट हुई थी 1999 में अक्टूबर में, जब उसने 5 ईयर का टर्म भी पूरा किया था। दोनों बार में अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर रहे और ये हम एनडीए गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। एनडीए क्या है, बीजेपी लेड कोलिजन आप बोल सकते हैं। यूपीए क्या है, कांग्रेस लेड कोलिजन आप बोल सकते हैं। इसके बाद भाई 2014 की बात करते तो भारतीय जनता पार्टी को लीड कौन कर रहे थे, मोदी जी कर रहे थे। इन्हें एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिली लोकसभा में, कितने सालों बाद ये चीज हमें देखने को मिली। कोलिजन पार्टीज बनती जा रही थी। अब एक चीज हमें क्या देखने को मिली कि एक सिंगल पार्टी भी है जिसको मेजोरिटी मिली हुई है 2014 में। इसको भाई हम एनडीए 3 बोलते हैं, क्योंकि बीजेपी ने बाकी पार्टियों के साथ मिलकर कोलिजन एनडीए 3 फॉर्म किया था। बीजेपी लेड कोलिजन ही है 2014 का, लेकिन ये बाकी कोलिजन से बहुत डिफरेंट था। पहले कोलिजन क्यों बनते थे भाई, किसी को मेजोरिटी नहीं मिलती थी और उसमें भी क्या होता था, एक पार्टी लीड कर रही होती थी। इसमें क्या था, एक ही पार्टी लीड कर रही है, हमारी बीजेपी लीड कर रही है, लेकिन उसको मेजोरिटी भी मिली हुई है। मतलब बीजेपी चाहे तो अपनी अकेली भी गवर्नमेंट बना सकता है, क्योंकि वो मेजोरिटी में, तो बीजेपी मेजोरिटी में था तो उसका अलग डोमिनेंस हमें देखने को मिल रहा था। तो इस कोलिजन को क्या बोला गया, सरप्लस मेजोरिटी कोलिजन, कि भाई मेजोरिटी पहले से, अभी तो सरप्लस है जो कोलिजन बन रहा है। फिर 2019 इलेक्शन एनडीए 4, ये 17 था भाई सिंस इंडिपेंडेंस। फिर से बीजेपी लेड कोलिजन एनडीए 4 हमारा वापस से पावर में आया, लेकिन इस बार भी बीजेपी को मेजोरिटी मिली। एनडीए की बात करते हैं भाई तो मोर देन 350 सीट्स वो जीते 543 में से। और सिर्फ अगर बीजेपी की बात करते हैं तो 303 सीट मेजोरिटी तो बीजेपी ही जीत गया था। तो भाई इसके बाद अब बोला जा रहा है, जैसे पहले कांग्रेस सिस्टम चलता था तो अब बीजेपी सिस्टम आ रहा है, बीजेपी का डोमिनेंस हमें पूरे इंडिया में देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा एनडीए 1 2 3 4 आ जाता है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। फिर इसके बाद यूपीए 1 और 2 की बात कर लेते हैं। तो भाई 2004 में जो इलेक्शन जीतकर यूपीए की गवर्नमेंट आई थी एनडीए को डिफीट करके, उसको हम क्या बोलते हैं, यूपीए 1 बोलते हैं, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। और एनडीए का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये पावर में आई थी, ठीक है। जो गवर्नमेंट थी उसको सपोर्ट किससे मिला था, लेफ्ट फ्रंट पार्टी से मिला था। और 2004 का जो इलेक्शन था वह कहीं ना कहीं हमें पार्शियल रिवाइवल भी कांग्रेस पार्टी का देखने को मिला था, क्योंकि कांग्रेस पहले थोड़े समय से सफर कर रही थी। इसके बाद भाई फिर से जनरल इलेक्शन हमें देखने को मिले, जो 5 फेजेस में हुए थे 16 अप्रैल 2009 से लेकर 13 मई 2009 तक, जिसको भाई 15 में लोकसभा मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए हम इलेक्शन कर रहे थे। इसमें भी कौन जीता भाई, यूपीए जीती। इसको कौन लीड कर रहा था, इसको लीड कर रहा था हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इसने फिर से मेजोरिटी जीती और गवर्नमेंट बनाई, जिसको हम बोलते हैं यूपीए 2। तो यूपीए 1 और यूपीए 2 आप याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू के बाद मनमोहन सिंह पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर बने जो लगातार 2 बार 5-5 साल का टर्म पूरा करने का पीएम बने थे। 2004 में भी यही पीएम थे, फिर 2009 में भी यही हमें पीएम देखने को मिले थे। फिर इसके 2014 में मोदी जी की गवर्नमेंट आ गई। तो भाई यही हमारा आता है इस चैप्टर में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ यार आगे और सारी वीडियोस में, ऊपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो डाल रहा हूँ। अभी के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगरिया, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।